हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे चुनावों की ज़रूरत क्यों। ठीक है, तो अभी हमारा जो चुनावी राजनीति का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हमने पार्ट में अपना जो बेसिक था उसको समझे हैं। अब इसमें हम इसके गहराई पे जो भी बातें हैं उनको डिटेल से समझेंगे। सो यदि हम बात करते हैं कि चुनावों की ज़रूरत क्यों, तो सबसे पहले ऑब्वियस है कि चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, बट इसकी हमें नीड क्या है। ठीक है, ये क्यों कराए जाते हैं? क्या यदि इलेक्शन नहीं हो तो हमारे देश का शासन नहीं चल सकता है? और यदि चल सकता है तो किस तरीके का चल सकता है विदाउट इलेक्शन? और इलेक्शन होने के बाद का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ें हम समझने वाले हैं। सो इसमें क्या बात की गई कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी। और आई होप कि लोकतंत्र जब भी वर्ड आएगा तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि लोकतंत्र क्या है और किस आधार पे हम किसी भी कंट्री को लोकतांत्रिक कंट्री कह सकते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से मेरे बिना बताए ही समझ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले इसका एक दो चैप्टर जो था उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इतनी आशा तो आप सबसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये भी जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वो सारे बनते होंगे। तो अब उस आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। ठीक है, हमने अध्याय 1 में उल्लेख किया था कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश ऐसे, मतलब कि जो भी अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा समकालीन जो लोकतंत्र की बात की जा रही थी। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में। तो हम ये समझ चुके हैं कि कुछ कंट्रियां ऐसी हैं, और हम भी एग्जांपल समझे हैं कि मतलब इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन होते भी हैं फिर भी उस कंट्री को हम लोकतांत्रिक कंट्री नहीं कह सकते, बिकॉज हमें उसकी फीचर्स पता, उसकी विशेषताएं पता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, जो कि वो फॉलो नहीं करते। सिर्फ इलेक्शन करवाना ही एक लोकतांत्रिक देश का मकसद नहीं होता है या उसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है वही हमको पहले अवेयर कराया जा रहा है कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या हुआ कि वहाँ चुनाव नहीं होते थे, फिर भी उसे हम, मतलब चुनाव होते थे फिर भी उसे हम लोकतांत्रिक कंट्री नहीं कहते थे। उसके बाद क्या होता है, पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। यानी कि हमने देखा कि एक लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव हो रहे हैं, एक अलोकतांत्रिक देश में भी चुनाव हो रहे हैं। सो हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें क्या बात की गई है कि आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, अब वो थोड़ा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अभी हम क्या बात की जा रही है कि बिना लोकतांत्रिक जो कंट्रियां हैं या जहाँ पे चुनाव नहीं होता है, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं और जहाँ चुनाव नहीं होता है, ठीक है, यदि हम उसकी कल्पना करते हैं तो क्या हो कि सारे लोग रोज क्या करें, साथ में बैठते हैं, सारे फैसला मिलजुल कर करें, यानी कि जितने भी उस देश के निवासी हैं सभी एक साथ बैठे, सभी एक साथ फैसला ले। जरा आप अपने माइंड में इसकी इमेज बनाते रहिएगा कि सारे लोग देशवासी जितने भी हैं वो क्या करें, एक साथ बैठे। यदि इलेक्शन नहीं हो तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे इकट्ठे होके बैठे, जो भी हमको किसी भी मुद्दे पे डिसीजन लेना है सभी लोग लें, और उसके बाद क्या करें कि तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 2 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ये कहना बहुत आसान है कि हम सभी एक साथ बैठ के और हम सभी क्या कर सकते हैं कि मतलब अच्छे तरीके से अपने देश का शासन कर सकते हैं। इसकी जो भी सुविधाएं हैं, नियम कानून है, एक साथ मिलजुल कर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब घर में हमारी सोच नहीं मिलती तो बाहर हमारी सोच नहीं मिलने वाली है। ठीक है, मतलब कि जब हमारे घर में हम एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, हमारे मतलब कि आपकी सोच अलग होगी, आपके बहन की सोच अलग होगी, आपके भाई की सोच अलग होगी। ठीक है, यानी कि आप हो एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए हो, लेकिन आप 3 भाई बहन हो, तीनों की ही सोचें क्या है, तीनों का ही जो माइंड है वो अलग है।
यानी किसी को कुछ भी मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है वो हो सकता है कि आपके भाई को पसंद ना हो, जो चीज़ें आपके भाई को पसंद है हो सकता है कि आपकी बहन को वो चीज़ें ना पसंद हो सकता है कि जो चीज़ें आपको पसंद है आपके भाई को भी हो लेकिन आपकी बहन को ना हो। तो यहाँ पे समस्याएं तो बन रही हैं। अब अपने बिल्कुल पूरा हम राजनीति अपने घर से ही लगा के मतलब घर को ही एक देश समझिए और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो कहना तो कितना आसान है कि हम सभी एक होके बैठ के इकट्ठा करके फैसला कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, आप कुछ और कहेंगे, हम कुछ और कहेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई लीडर नहीं है, हम सब लीडर बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे हम भी कुछ कहेंगे और जब आप हमारी बात नहीं मानोगे, हम चाहेंगे कि हमारी बातों को महानता दी जाए, आप चाहोगे आपकी बात को मान्यता दी जाए और इस तरीके से क्या होगा कि मिलजुल कर रहना तो दूर, दुश्मनी इतनी बढ़ जाएगी कि जान तक लेने पे उतारू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप इमेज बनाते रहिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि इतने बड़े समुदाय में कोई भी देश होता है, देश ऐसे ही नहीं बन जाता। अब यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम लोकतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र के लिए भी विशेषताएं होती हैं। तो किसी भी देश को बनाने के लिए या कि ये देश है डिफाइन करने के लिए उसकी भी विशेषताएं होती हैं। और आप गूगल पे सर्च करना, आपको बिल्कुल मिलेगा कि किसी भी जो भी एक भौगोलिक क्षेत्र है उसको देश कहने के लिए उसकी क्या क्या विशेषताएं यानी कि क्या क्या वो शर्तें पूरी करता हो। जैसे हमने जील इंडिया वाला जो किया था उसमें हमने देखा था कि जब कोई भी कॉन्टिनेंट होता है, डेट मीन्स कोई भी महाद्वीप होता है, हम पढ़ते हैं ग्रह पढ़ते हैं, उपग्रह पढ़ते हैं और हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि यानी जो हमारा उपग्रह है या ग्रह है यदि इन इन शर्तों को पूरा करता है तो वो ग्रह कहलाएगा, यदि नहीं पूरा करता तो वो ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आपको प्लूटो उसका स्पष्ट एग्जाम्पल भी था कि उसको जब पता चला, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये हमारा ग्रह है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ग्रह नहीं है क्योंकि उसमें होता है ना कि ग्रह में जो भी उसकी शर्तें थी वो पूरा नहीं कर रहा था, तो यानी उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उपग्रह क्या होते हैं, उनकी भी शर्तें होती हैं। कोई देश कैसे बनता, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है आप उसको देश कैसे मतलब देश की मान्यता दे सकते हो। ऐसे नहीं होता कि कोई भी देश देश बन जाता है, हमने कह दिया ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। वहाँ भौगोलिक क्षेत्र जो होते हैं डिवाइड होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कितना क्षेत्र होता है, क्या क्या उसकी शर्तें होनी चाहिए, तो ये सारा होता है। जैसे हमने देखा था, यदि आपको याद हो, आप में से कोई भी जील इंडिया वाला जो भी था पढ़े होंगे या मैंने भी उसका वीडियो बनाया था, आप देखे होंगे, मैंने समझाया भी था। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे हमने देखा कि वो क्या होना चाहिए कि उसका 1 लाख वर्ग किलोमीटर जो भी है हेक्टेयर उसका पूरा होना चाहिए किसी भी महाद्वीप को कहने के लिए, ठीक है। तो यानी कि मतलब कुछ भी हो रहा, तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या बताया गया कि बड़े समुदाय, तो ऐसा तो है नहीं कि देश है हमारा एक छोटा सा है, बस हमने 2 शब्दों का देश समझ के कह दिया कि हम सब मिलजुल कर लेंगे। एक बहुत बड़ा यहाँ समुदाय रहता है, बहुत अलग अलग तरीके के, हम स्टार्टिंग में 6 क्लास में ही ये चीज़ें समझ चुके हैं कि विविधताओं वाला देश है हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे विविधता में एकता हम कहते हैं, लेकिन हमारा देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, अलग अलग बोली भाषा है। तो हम किस आधार पे ये सारी बातें कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है कि यही बताया गया कि इतने बड़े समुदाय के लिए ये चीज़ें संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। और बिल्कुल राइट है कि किसी के पास, सपोज हम खाली बैठे हैं, आप खाली बैठे हो, हमारे पास बहुत खाली, चलो ठीक है, मतलब हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स खाली नहीं है, हो सकता है कि हमारे रिलेटिव खाली नहीं है, मतलब और भी लोग हमारे अलावा कि खाली नहीं है वो, ठीक है, उनको टाइम ही नहीं है क्योंकि अपनी जीविका चलाना है, तो भैया वो रोज नियम कानून बनाने जाएंगे तो यहाँ तो पेट का तो कुछ अलग ही हाल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ लोगों को टाइम इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता, कई सारी वजह होती है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, एक तो संभव ही नहीं है और संभव हो भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ना ही हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय होगा, ठीक है, और ज्ञान भी। और यहाँ पे यदि समय भी होता है तो आई होप कि हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ज्ञान की भी कमी हो सकती है। चलो ठीक है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास जिस चीज़ में आप शामिल हो रहे हो उसकी आपके पास जानकारी ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, किस आधार पे आप कोई भी अपने मुद्दे को रखोगे या उसमें हाँ या ना का जवाब दोगे, ठीक है।
इसलिए क्या होता है कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चुनाव क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक मतलब ज़्यादातर लोकतांत्रिक कंट्रियों में शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? ठीक है। अब यहाँ पे इसका यदि हम आंसर की बात करते हैं, क्या है, आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। अब दोनों ही बात आप याद रखिएगा। एक जगह कैसी बताई गई है कि जहां की प्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है वो उम्र और अनुभव के अनुसार होता है, ठीक है, कि इसकी एज क्या है और इसके पास कितने साल का अनुभव है, उसके अनुसार से एक जगह हो रहा है। और एक जगह पे क्या हो रहा है, शिक्षा और ज्ञान के आधार पर, यानी कि इसके पास कितनी शिक्षा है, कितना पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखे होने के बाद कितनी नॉलेज है इसके पास, ठीक है। तो अब इन दोनों को ही याद रखिए। अब इनके बारे में हम एक उदाहरण से समझने वाले हैं। तो ऐसे मतलब क्षेत्र हमने देखे, किससे इसमें बात की गई है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो किससे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है, राइट। जरा समझिएगा आप कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, लेकिन मेरा आपसे कोई संपर्क नहीं है। मैं क्या जानूंगी कि आपके पास नॉलेज है? किस आधार पे? आपके नॉलेज जो है वो तो आप अपने मतलब फेस में या कहीं भी चिपका के तो चल नहीं रहे कि हमारे पास इतना नॉलेज है। डिग्रियां किसी के पास होती हैं, डिग्रियां और नॉलेज में बहुत अंतर होता है, ठीक है। कि हम बहुत सारी अपनी डिग्रियां रख लेंगे कि हमने बीए किया, एमकॉम किया, एमएससी किया, एमफिल किया, बी फार्मा किया, जो भी किया, मतलब दुनिया भर का जितना भी होता है सब कर लिया, लेकिन ज्ञान, क्या जो चीज़ें हमने की उसका हमें ज्ञान है, वो सारी चीज़ें हमें पता हैं, तो ज्ञान एक अलग चीज़ हो गई। और आपके पास जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आज हम बोलते हैं कि वो एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, अच्छे खासे अंक भी आ जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हमारे पास डिग्री होती है हमें उसका ही नॉलेज नहीं होता है। और ये बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ऐसे ही नंबर मिल जा रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि इसमें क्या है कि मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे, और थोड़ी परेशानी आ सकती है। परेशानी क्यों आ सकती है? क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके पास नॉलेज है। हो सकता है आपके रिलेटिव को पता हो, आपके पेरेंट्स को पता हो, आपके आस पड़ोस वालों को पता हो कि इस बंदे में ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन पूरे कंट्री वालों को तो नहीं पता होगा कि आपके अंदर, या पूरे स्टेट वालों को, या पूरे डिस्ट्रिक्ट वालों को, कि आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। अनुभव की बात करें तो अनुभव तो चलो एक हमें मिल जाता है, कागजी लेख में हमको अनुभव लिखा हुआ मिलता है कितने साल का है, और यदि रियल हुआ तो ठीक है, फर्जी भी लोग बनवा लेते हैं। तब इसमें क्या हुआ कि इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब समझ गए कि परेशानी क्यों आ सकती है। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और जाहिर तौर पे है, यदि ये परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बट ये परेशानियां दूर नहीं होगी, क्योंकि हम अपने घर का चुनाव नहीं कर रहे हैं, अपने क्लास का चुनाव नहीं कर रहे हैं। एक बार क्लास में भी होता है सीआर के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो ठीक है कि आपको पता है कि ये हमारे क्लास का टॉपर है, इसको चुनना चाहिए, इसमें मतलब काफ़ी लीडरशिप की क्वालिटी है, सो इसको चुनना चाहिए। आपको पता है, आपके हो सकता है कॉलेज वालों को पता या स्कूल वालों को पता हो, लेकिन उसके बाहर अदर यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, आपकी क्या वैल्यू है? एक आम इंसान, एक आम स्टूडेंट की। वहाँ कोई आपको नहीं जानेगा कि इसका नॉलेज क्या है, इसका लेवल क्या है, नहीं जान पाएगा वो, ठीक है। जब आप बताओगे, कहीं पे आप प्रेजेंट करते हो, तब आप पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे में थोड़ा बहुत क्वालिटी है, ठीक है। तो ये तो संभव नहीं है। और इसमें बताया गया कि यदि ऐसा होता है तो काफ़ी बेटर होगा, यदि इस तरीके की व्यवस्था होती है, बट ये संभव हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है, लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं?
जब वो हमने लोकतंत्र में क्या कि सबको प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन आपने तो कुछ इसके सेक्टर तय कर दिए हैं कि बस इतने को ही दी जाएगी, कि जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास अनुभव, उसके अलावा जिसके पास नहीं है उसके पास तो मतलब वो इसमें सम्मिलित हो ही नहीं सकता। तो अब जब हम ये कर भी सकते हैं, मान लीजिए कि कर सकते हैं, तो हो नहीं सकता, ठीक है, मान लीजिए कि हम कर ही सकते हैं, तो फिर क्या ये लोकतंत्र की डिफिनेशन को सही तरीके से, जो भी उसकी परिभाषा उसको फॉलो करेगा? यानी कि क्या हम फिर कहेंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक कंट्री है? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? अब फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन कि हमने उतना तो कर दिया, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये लोकतांत्रिक कंट्री है? कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे हम? और फिर उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब लोगों को कौन पसंद है या नहीं पसंद है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? अब हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि है, हमने ठीक है उनके अनुभव के आधार पर बना दिया, उनके नॉलेज के आधार पे बना दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो आप सबकी इच्छाओं को समझ पाएंगे? और वहाँ पे जब आपको कोई राइट नहीं रहेगा कि आप अपने हक के लिए लड़ सको, तो फिर वो आपके लिए कैसे नियम कानून बनाएंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे ये सारी बातें होंगी? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वे अपने पद पर ना बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। ठीक है, यानी कि एक नियमित अंतराल इसीलिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमने ऐसा बना दिया, अब उसके लिए क्या आधार है कि हम नहीं चाहते कि अब ये रहे, तो हम उसको कैसे हटाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं। हमने उनको नॉलेज के आधार पे उनको उसके आधार पे तो बना दिया। एक बार आप बना दिया, फिर क्यों, मतलब आपके द्वारा ही बनाया गया वो, तो फिर आप क्या कहेंगे कि अब हमको पसंद नहीं है, पहले पसंद था हमने बना दिया, अब हमको पसंद नहीं, इसको गिराना है। तो हम कह के नहीं कर सकते, करके कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ हमको करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है कि चुनाव जरूरी है और एक नियमित समय अंतराल होना चाहिए कि एग्जैक्टली बस इतने ही टाइम के लिए आप रहोगे, उसके बाद इलेक्शन होगा, हमारा मन करेगा तो हम आपको रखेंगे, नहीं मन करेगा तो हम आपकी सत्ता को गिरा देंगे। ठीक है, तो इसमें वही होता है और इसीलिए क्या है कि इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम समझ गए कि चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारे हमने एंगल देख लिए कि एजुकेशन के लेवल पे बनाते हैं, उसके नॉलेज के लेवल पे बनाते हैं, या कि उसके अनुभव के लेवल पे बनाते हैं, या कि हम बात करें तो बस ऐसे ही चुन के रख देते हैं, या सब मिलजुल कर करते हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए हमने ये बातें अपनाई कि हम एक चुनाव करवाएंगे। ठीक है, चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इलेक्शन होगा और बेहतर तरीके से होगा। अब लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते कैसे हैं, तो वे अपने लिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि क्या हुआ कि कोई भी प्रतिनिधि, हम आप कोई भी, मतलब आप चाहो, जिसको भी चाहो आप उसे वोटिंग करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मतदान है, आप किसी को बता के नहीं दे रहे हो। तो आपका जो मन हो आप कर सकते हो, जिसे आप पसंद करते हो उसे आप वोट देंगे, हम जिसे पसंद करते हैं हम उसे देंगे। और इसमें ना तो आपकी मर्जी चलने वाली है कि नहीं नहीं मैं उसे दे रहा हूँ तो तुम भी उसे दो, नहीं, मेरी मर्जी जिसे मैं उसे दूंगी, आपकी मर्जी जिसे आप उसे देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि वे अपने, यानी कि जितने भी देश के नागरिक हैं, अपने कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं स्वयं से, इसमें किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि जो सरकार बनाते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, हम उनका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों की दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जो देश के लोग हैं, निवासी हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि किस पार्टी को चुनना है, किस नेता को चुनना है, किस लीडर को चुनना है, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राइट, अब उसके बाद आता है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। अब चुनाव जब हो रहा है तो उसे लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक कंट्री में भी हो रहा है, लोकतांत्रिक कंट्री में भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि चुनाव कई तरह से हो सकते हैं।
लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। तभी तो समस्या बनी और ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि हम कैसे कहें कि एक लोकतांत्रिक देश का चुनाव है और किस तरीके से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 2 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो लेसन सेकंड में पढ़े हैं, और आई होप जो मैं ये बात कर रही हूँ कि लेसन फर्स्ट में, लेसन सेकंड में, तो आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, कि जिन्होंने भी जिनका आज फर्स्ट डे होगा, आप लोग पीछे से वीडियो देखिए, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक दूसरे से हर एक चैप्टर लिंक है, एक दूसरे से चैप्टर इन द सेंस कि जो भी हमारे चैप्टर है, चैप्टर के अलावा भी जो हमारे मतलब कि क्लासेज हैं। ठीक है, यानी हम बात करें क्लास 6 से अटैच है 7 से है 8 से है 9th, उसका बस थोड़ा बहुत क्या हो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, गांव से निकल के शहर में जा रहे हैं, हम अपने संसद में जा रहे हैं, संविधान को देख रहे हैं, तो वहीं से हम पढ़ पढ़ के जो चीज़ें समझ रहे हैं, और तब क्या है, एक बच्चे से हम बड़े हो रहे हैं। बस ऐसे समझिए आप कि जो 6th क्लास में पढ़े वो तो एक बच्चा था जिसका जन्म होता है, और उसके बाद से हम थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि लेसन 2 में हम इस सवाल पर बहुत हल्की सी चर्चा की। तो उसमें हमने देखा था कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव होता है, ईरान वगैरह का जो एग्जाम्पल था हमने वहाँ पे पढ़ा भी था कि वहाँ पे किस तरीके से होता है, अमेरिका ने कैसे उस पर आके सत्ता जमा लेता है, और चुनाव भी होता है, लेकिन जो उसका लीडर था उसका तो चुनाव होता ही नहीं था, मतलब जो मेन था सत्ता का, तो उसे तो जनता चुन के बैठाती नहीं थी, तो फिर उसे हम किस तरीके से कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक कंट्री है। तो इसमें क्या बात की गई कि हमने कई देशों के उदाहरण से समझा है जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखें सबक, मतलब कि क्या बात की गई कि वहाँ से हम क्या सीखें, सबक को याद करें, और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था, हर एक चीज़ के लिए शर्तें बनी हुई है। तो वहाँ पे अब आप, यदि मैं बात करती हूँ, यहाँ से आप एक और एग्जाम्पल लीजिए अपनी लाइफ से ही। ठीक है, यदि कहा जाता है कि आप एक लड़के हो या हम एक लड़की हैं, ठीक है, उसमें भी हमारी कुछ शर्तें होती हैं, हमें वो फॉलो करनी होती है। अदरवाइज एक थर्ड लिंग भी है, थर्ड जेंडर है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे भी होता है कि मतलब जो शर्तें फॉलो नहीं करते हैं तो किस में रखा जाता है। थर्ड जेंडर के लिए भी शर्तें बनी हुई हैं, बिल्कुल शर्तें हैं यार, मतलब लड़की होने के लिए क्या क्या है कि आप लड़की हो, लड़के होने के लिए क्या क्या लड़के हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह है कि आप एक लोकतांत्रिक देश का चुनाव हो रहा है, इसके लिए एक लोकतांत्रिक देश का ये चुनाव है, हम किस आधार पर कहेंगे, उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। क्या है, तो यहाँ पे पहला है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। यानी कि इसका पहला ही है हमारा कि हर किसी को, देश में रहने वाला एक अमीर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक हिंदू जाति, एक हिंदू धर्म का, एक मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग जो भी हो, महिला पुरुष उभयलिंगी जो भी हैं, उन सब को क्या होना चाहिए कि सॉरी मैंने उभयलिंगी बोल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थर्ड जेंडर है, तो यहाँ पे सबको ही क्या होनी चाहिए कि राइट होना चाहिए, हम मतदान कर सके। ठीक है, तो पहला ही है हमारा कि यदि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव हो रहा है तो सबको ही राइट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गाय भैंस को भी राइट होनी चाहिए, हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको जितने भी है, चाहे वो आप समझ सकते हो कि ना तो हम वर्ग के आधार पर, ना तो अमीरी गरीबी के आधार पर, और हमारे संविधान में लिखा भी गया है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आता है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। यानी कि क्या हो कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो,
पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। यानी कि जो भी पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव में उतरने की आज़ादी। आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो, हम भी लड़ सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। ठीक है। तीसरा आता है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब कि चुनाव का जो अवसर है वो एक नियमित अंतराल पर हमें मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। ठीक है। यानी कि क्या है कि एक नियमित अंतराल में हमें चुनने का अवसर मिलता रहना चाहिए और चुनाव कुछ वर्षों के मतलब कुछ वर्षों में ही जरूर कराए जाने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा आता है कि लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। यानी कि लोग जिसे चाहें, तो वास्तविक चुनाव किसका होना चाहिए, उसी व्यक्ति का होना चाहिए। पांचवा एंड आखिरी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। यानी कि चुनाव जो हो ऐसा नहीं धांधली वाला हो, निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए, ताकि लोग जिसे चुनना चाहते हैं सचमुच मतलब कि वो लोगों की पसंद हो। देन उसके बाद क्या होता है कि ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन उन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हमने अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। तो अब से आप यदि पहली शर्त का देखें, हमारे देश में यदि हम कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबको मतदान का राइट है, राइट। सेकंड है हमारे पास विकल्प भी हैं। थर्ड है कि मतलब हर एक निश्चित समय अंतराल पे चुनाव होता है। चौथा है चाहे मतलब कि लोग जिसे चाहें वास्तव में उसका चुनाव कर सकते हैं, यानी कि उसी का चुनाव होना चाहिए। देन उसके बाद है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी शर्तें फॉलो होती हैं यदि हम अपने देश के चुनाव की बात करते हैं। और अभी अभी मतलब कि 26 तारीख को शायद या 25 को है, आप देखेंगे तो मोदी जी ने एक स्पीच दिए थे और उसमें उन्होंने कहा था एक देश एक चुनाव। ठीक है। अब एक देश एक चुनाव, आपको क्या लगता है मतलब इस बारे में? और आज के लिए आपका ये होमवर्क है, करेंट टॉपिक है। जिन्होंने भी पढ़ा होगा अच्छी बात है, और जो भी नहीं पढ़े हैं ये आपके लिए है कि आप इसको पढ़ोगे। आपको कई सारी वेबसाइटों में मिल जाएगा, तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा एक देश एक चुनाव। यानी कि हाँ मैं बता रही हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा। आपका जो राज्यसभा टीवी का देश देशांतर आता है 26 तारीख का। ठीक है। उसको आप देखिए, हमारा 26 तारीख को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था, दैट मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारा जो प्रस्तावना थी उसे पेश की गई थी। आपको यदि याद हो, हम पढ़ चुके हैं संविधान में पहले ही, और प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान सभा को, तो ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसमें क्या है कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि मतलब एक देश एक चुनाव, क्योंकि काफ़ी खर्चा हो जाता है और इससे 55 करोड़ यानी कि बहुत मायने रखता है तक कि हम हर एक 5 साल बाद बचत कर सकते हैं। क्योंकि जितना पैसा आप देख रहे हो कि अब हर एक देश एक चुनाव की बात कैसे है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करा दिए जाएं तो बेटर है। लोगों का समय बचता है, टाइम बचता है। अब आप देखो बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद झारखंड में फिर चुनाव होंगे, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है। एमपी में किसी और टाइम में चुनाव होंगे, यूपी में किसी और टाइम में चुनाव होंगे। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके से चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग उससे, तो कहीं ना कहीं वहाँ की रहने वाली पब्लिक का भी नुकसान होता है। और उसके बाद ठीक है कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हो रहे हैं, तो पहले जो हमारा स्टेट की कैबिनेट वगैरह का जो सांसद पार्षद का है वो अलग होता है। ठीक है। यानी कि हमें यदि एक सांसद का चुनाव, पार्षद का चुनाव अलग हो रहा है अलग टाइम पे, फिर उसी टाइम पे नहीं होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का भी चुनाव हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब फिर अगला टाइम रखा जाएगा कि अब पंच का, सरपंच का चुनाव रहा, फिर वहाँ की पब्लिक, अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव की जो भी प्रोसेस है वो तो अपनाई ही जाएगी, आचार संहिता लगेगा ही, आचार संहिता लगेगा तो कई सारे लोगों का
काम नुकसान होता है, सरकार का पैसा खर्च तो होता ही है, लेकिन लोगों का भी कहीं न कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इसीलिए यदि एक देश एक चुनाव आता है, तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, देश की पब्लिक के लिए काफ़ी ये यूज़फुल होने वाला, काफ़ी मतलब यदि हम बात करें तो प्रॉफ़िटेबल होने वाला है, ठीक है? ये लाभप्रद होने वाला है, यदि ऐसा हो सकता है तो मेरा ओपिनियन है ये। आप लोग जो भी समझे कि मतलब किस तरीके से हो सकता है, खुद से करिए कि मतलब आपको क्या लगता है कि रोज़ हम वोट करते ही रहें, मतलब हम जाएँ, क्योंकि जाना तो पड़ता है, ठीक है? गवर्नमेंट हमें छुट्टी देती है कि आप जाओ, वहाँ पे वोट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कि हमारा टाइम भी बचे, तो एक ही बार में जो भी होना है, हो जाए। तो यहाँ पे यदि ऐसा होता, हालाँकि बात की जा रही है एक देश एक चुनाव की, अभी तक ये कुछ हुआ नहीं है। आप देश-देशांतर का देखेंगे 26 नवंबर का, तो वहाँ से आपको क्लियरली वो जो मतलब एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे है, ठीक है? तो आप उसको देख लेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप अभी उसको कर लेंगे, आधे घंटे का होता है वो, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है या नहीं है? तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।